हेलो स्टूडेंट्स, अब बेटा बात करते हैं हम लोग नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है वैद्युत प्रतिरोध। इसलिए पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ओम का नियम पढ़ा। बेटा ओम का नियम आप जानते हैं क्या होता है, बी बराबर आई आर होता है। कितना होता है? बी बराबर आई आर। तो यहाँ पे जो हमने आर यूज किया था, जो आर एक समानुपाती नियतांक था जिसको हमने चालक का प्रतिरोध कहा। क्या कहा? चालक का प्रतिरोध। अब बात करते हैं, टॉपिक है पूरा डिटेल पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध। तो ध्यान दीजिए बेटा, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न होता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को या अवरोध को क्या कहते हैं? उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर बेटा? या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार पर बी विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें बहने वाली धारा आई का जो अनुपात है, बी और आई का जो अनुपात है वो चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। क्लियर बेटा? तो डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, देखिए लिखेंगे सिंपल सी बेटा, धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या रुकावट को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है बेटा? क्या कहते हैं? प्रतिरोध। धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या रुकावट को क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, यदि किसी चालक के सिरों पर बी विभवांतर आरोपित किया जाए, बी विभवांतर लगाने पर उसमें आई धारा प्रवाहित होती है तब विभवांतर बी व धारा आई के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। देखिए बेटा, बी अपॉन आई इक्वल टू क्या रहेगा? आर। तो बेटा आर बराबर होता है बी अपॉन आई। क्लियर बेटा सभी का? कोई चालक है बेटा हमारे पास, तो उसमें जो बहने वाली धारा है, देखिए ये कोई चालक है और इस चालक के सिरों पर बी विभवांतर लगाया जाता है। तो बेटा इसमें आई धारा प्रवाहित होगी। क्लियर है? और बी वोल्ट लगाया जा रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो बेटा ये निकल के आ गया हमारे पास आर इक्वल टू बी अपॉन आई। अब बात करते हैं बेटा, ध्यान दीजिए इधर मात्रक की, कि मात्रक क्या होता है इसका। मात्रक देखो बेटा, एक होता है ओम, क्या होता है बेटा
ओम होता है, जिसे इस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। या वोल्ट का मात्रा क्या होता है बेटा, सॉरी विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट, और धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो मात्रा बनेगा वोल्ट बटे एम्पियर। क्लियर है बेटा सभी का? ठीक है, बात करते हैं बेटा राशि। बेटा राशि होती है ये अदिश। कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्लियर है सभी का? कैसी राशि है? अदिश। तो बेटा हम लिखेंगे, एक रिलेशन है हमारे पास कि 1 ओम इक्वल टू 10⁹ EMU। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में इसका 1 ओम की वैल्यू कितनी होती है? 10⁹ होती है। क्लियर है बेटा जहाँ तक सभी का? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हम लोग 1 ओम की परिभाषा की। किसकी बात करते हैं? 1 ओम की परिभाषा की। 1 ओम की परिभाषा क्या होती है, इसकी विमा और देख लीजिए बेटा। विमा बेटा M1 L2 T-3 और A-2। ठीक है, वोल्ट की विमा रखेंगे और एम्पियर की तो चेंज हो जाएगा। तो ये विमा बन के आ गई M1 L2 T-3 और A-2। अब आगे देखिए, लिखेंगे बेटा 1 ओम की परिभाषा। देखिए इधर 1 ओम की परिभाषा। 1 ओम की परिभाषा देखिए बेटा इधर लिखेंगे, यदि B इक्वल टू कितना है बेटा, 1 वोल्ट ले लें हम लोग, कितना ले लें 1 वोल्ट, और I इक्वल टू कितना ले लें 1 एम्पियर। मतलब कोई चालक है जिसमें 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का जो प्रतिरोध है वो कितना होगा, 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम लिखेंगे। अतः जब किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। 1 ओम होता है। क्लियर बेटा? तो ये क्या हो गई हमारे पास, 1 ओम की परिभाषा हो गई। ये काफ़ी बार पूछी गई है, जहाँ रखना, इसको याद रखना। तो ये हो गई हमारे पास 1 ओम की परिभाषा। अब बेटा ये तो हमने एक चालक के आधार पर, वोल्टेजों के आधार पर ली गई, लेकिन हमारे पास एक अलग से परिभाषा होती है जिसे बोलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। तो उसको डिस्कस करेंगे बेटा। 1 ओम की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा क्या होती है, ध्यान दे लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि जब 1 मिलीमीटर स्क्वायर कोई अनुच्छेद या अनुप्रस्थ का कोई चालक है, ध्यान देना, जब 1 मिली सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई चालक, देखिए कोई चालक है बेटा, ठीक है, जिसकी लंबाई 10.63 सेंटीमीटर है, तो उस पारे के स्तंभ को का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है, 1 ओम होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि जब
1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले जिसकी लंबाई 10.63 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा जब पारे का द्रव्यमान 0 सेंटीग्रेड पर 14.4521 ग्राम होता है। देखो बेटे सर, लिखेंगे बेटा एक ओम की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। देखिए बेटा, ध्यान दीजिए इधर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि हमारे पास 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले कोई भी 10.63 सेंटीमीटर का पारे का स्तंभ है, शुद्ध पारे का स्तंभ, ठीक है बेटा, शुद्ध पारे का स्तंभ जिसका द्रव्यमान 0 सेंटीग्रेड पर 14.4521 ग्राम होता है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। लिखेंगे जब 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले 10.63 सेंटीमीटर लंबे 10.63 सेंटीमीटर लंबे शुद्ध पारे के स्तंभ का प्रतिरोध 1 ओम होता है, 1 ओम होता है, बशर्ते उसका द्रव्यमान 0 सेंटीग्रेड पर 14.4521 ग्राम होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये होगी हमारे पास 1 ओम की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा कि जब 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले 10.63 सेंटीमीटर शुद्ध पारे के स्तंभ का प्रतिरोध 1 ओम होता है बशर्ते उसका द्रव्यमान 0 सेंटीग्रेड पर 14.45 ग्राम होना चाहिए। तो बेटा ये क्या हो गया हमारे पास, ओम हो गया वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है बेटा, तो देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न रुकावट या अवरोध को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि किसी चालक के सिरों पर बी विभवांतर लगाने पर उसमें आई धारा प्रवाहित होती है तब विभवांतर बी तथा आई के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो बी अपॉन आई इक्वल टू आर। मात्रा बेटा इसका ओम या वोल्ट बटे एम्पियर होता है। ये कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। और 1 ओम इक्वल टू होता है 10⁻9 EMU, क्योंकि 1 ओम इक्वल टू 10⁸8 EMU होता है और 10⁻−1 एम्पियर होता है EMU के रूप में। ठीक है बेटा, तो टोटल EMU बन गया हमारे पास। विमा M1 L2 T-3 A-2 होती है। क्लियर है बेटा। हम बात करते हैं 1 ओम की। अब बेटा देखिए यदि B बराबर 1 ले लें और I बराबर 1 ले लें तो 1/1 कितना आएगा, 1 ओम। तो यदि B बराबर 1 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर है तो परिभाषा क्या बनेगी कि जब चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास 1 ओम की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। तो 1 ओम की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा क्या होती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि 1 मिलीमीटर जो हम स्तंभ ले रहे हैं या जो चालक ले रहे हैं, थोड़ा जो चालक लिया जाता है वो शुद्ध पारे का लिया जाता है, जिसका जो एरिया है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, जिसकी लंबाई 10.63 सेंटीमीटर है। तो उसका जो प्रतिरोध है वो कितना होगा, 1 ओम होगा। बस शर्तें उसकी वहाँ एक शर्त फॉलो हो रही है कि 0 सेंटीग्रेड पर उसका जो द्रव्यमान है वो 14.4521 ग्राम होना चाहिए। क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए बेटा, देख लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता या प्रभावित करने वाले कारक। बेटा टॉपिक है हमारे पास विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। बेटा विद्युत प्रतिरोध किस तरह से प्रभावित होगा ये देख लीजिए यहाँ पर। देखिए बेटा, लिखेंगे बी नो डैट बेटा आर इक्वल टू होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। बेटा इसके आधार पर हम इसकी निर्भरता को चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा इधर, तो पहला पॉइंट देखना है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देखिए इधर कि आर इक्वल टू कितना है बेटा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो पहला पॉइंट है किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर। लिखेंगे किस पर निर्भर कर रहा है बेटा, लंबाई पर निर्भर कर रहा है, संख्या घनत्व पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, विश्रांति काल पर निर्भर कर रहा है। लिखेंगे चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, क्लियर। तो बेटा देखिए यहाँ पर R इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, L। R इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, L। मतलब L बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, L घटेगी तो प्रतिरोध घटेगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, R इंक्रीज तो L इंक्रीज, L डिक्रीज तो R डिक्रीज। क्लियर। अब बेटा इसके लिए हम एक ग्राफ खींचें तो ग्राफ इस तरह से निकल के आएगा, X ये y हो गया, ये हो जाएगा बेटा R और ये हो जाएगा L। तो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L। क्लियर। नंबर 2 पॉइंट देखिए बेटा इसका, देखिए किस पर निर्भर कर रहा है बेटा, क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर। लिखेंगे चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। कैसा होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो बेटा एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या करेगा, घट जाएगा, और एरिया कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो A देखिए इधर A बढ़ेगा तो R घट जाएगा,
और ए घटेगा तो आर बढ़ जाएगा। यहाँ बेटा देखिए इधर स्पष्ट है, स्पष्ट है। अब बेटा एक चीज़ समझो इससे कि तार अगर मोटा है तो इसका प्रतिरोध क्या है। देखो तार मोटा है तो मोटा तार है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या कर जाएगा, क्षेत्रफल ज़्यादा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, स्पष्ट है। मोटे तार का प्रतिरोध, मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का ज़्यादा होता है। क्लियर बेटा, जो वायर जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, और वायर जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। लिखेंगे बेटा यहीं पर इसी में, यदि तार की त्रिज्या आर है, स्मॉल आर का प्रयोग करेंगे तो बेटा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो जो वैल्यू बनेगी बेटा हमारे पास R1/R2 इक्वल टू, ये व्युत्क्रमानुपाती है इसके, देखिए क्या बनेगा, R2/R1 का होल स्क्वायर। तो ये इसके लिए बन गया ग्राफ। देखिए बेटा यहाँ पर दो ग्राफ बनेंगे, देखिए इधर ये x ये बाई ओ, तो एक तो एरिया के लिए है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये a हो गया, तो R इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, a। और इसी टाइप का ग्राफ त्रिज्या के लिए बनाएंगे बेटा, x बाई ओ, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेडियस हो गई, और ये भी चरघातांकी रूप से घटता हुआ, तो R इज प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर बेटा। तो पहली बात क्या क्लियर हुई बेटा हमारे पास, कि जो चालक का प्रतिरोध है उसकी लंबाई कैसा होता है, समानुपाती होता है, कि लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध क्या करेगा, घट जाएगा। क्लियर बेटा। तो यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए कि यदि चालक तार के n भाग किए जाएं, यहाँ बेटा देखना, यदि चालक तार के n भाग किए जाएं तो बेटा टोटल जो प्रतिरोध होगा प्रत्येक भाग का वो हो जाएगा R/n। ठीक है ना, एकांक भाग का निकल के आएगा ये, जाएं तो एकांक भाग का प्रतिरोध। क्लियर है, ये निकल के आ गया बेटा हमारे पास। समझना बेटा इनको कि जब R बढ़ेगी, L बढ़ेगी तो R भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और L घट रही है तो R भी क्या कर रही है, घट रही है। क्लियर। यदि चालक तार के n भाग किए जा रहे हैं, कोई चालक तार उसका छोटे छोटे भागों में बहुत सारे भाग बना दिए, तो एकांक भाग का जो प्रतिरोध निकल के आएगा वो आएगा R/n। क्लियर, R/n। तुमने पहले नोट कर लिया, सपोज करो आपके पास चालक तार है और आपने 10 मीटर लंबा तार है, कितना मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा तार है, और उसका प्रतिरोध कितना है, 10 ओम, तो प्रत्येक भाग का कितना आएगा, 1 ओम निकल के आएगा। क्लियर बेटा। दूसरा पॉइंट है कि अनुप्रस्थ की कैसे होती है, परिच्छेद की व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या करेगा, घटेगा। एरिया बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या कर रहा है बेटा, घट रहा है, और एरिया घट रहा है तो प्रतिरोध भी क्या कर रहा है, सॉरी बेटा यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जाएगा, एरिया घट रहा है तो प्रतिरोध भी क्या करेगा, बढ़ रहा है। क्लियर। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। यही कारण है, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी लाइनें जाती हैं उनमें मोटे मोटे तारों का इस्तेमाल किया जाता है और बेंड कर देते हैं मोड़ मोड़ करके उनको। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है इसी में कि यदि तार की त्रिज्या कितनी है, आर, तार बेटा आगे से कैसा होता है,
वृत्ताकार होता है। कैसा होता है बेटा? वृत्ताकार। तो इसका एरिया क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो जो प्रतिरोध है वो त्रिज्या के भी कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर? तो R1 अपॉन R2, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। यहाँ बेटा इसके लिए ग्राफ खींचे हमने, एरिया के लिए ये ग्राफ है और त्रिज्या के लिए ये ग्राफ है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बात करते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। देखिए बेटा, नेक्स्ट देखना, नंबर 3 बात करेंगे। नंबर 3 पॉइंट है बेटा हमारे पास, चालक का प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बेटा, तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। क्लियर? संख्या घनत्व बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या करेगा? घट जाएगा, और संख्या घनत्व घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो R लेस देन n इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर बेटा? यहाँ पे तो संख्या घनत्व के लिए भी हम ग्राफ खींच सकते हैं। यहाँ पे एक ये हो गया XO/RN, इस तरह से निकलेगा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। नंबर 3 है नंबर 4 बेटा हमारे पास, देखिए, चालक का प्रतिरोध श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर बेटा? तो देखिए, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/τ। बेटा एक चीज़ याद रखनी है, जो संख्या घनत्व और टाउ जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर। ताप बढ़ता है तो श्रांति काल घट जाता है, और श्रांति काल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर? तो यहाँ एक चीज़ और याद रखनी है कि जो श्रांति काल होता है टाउ, वो ये प्रोपोर्शनल टू होता है टी के। क्लियर? तो टाउ बढ़ेगा तो R घटेगा, और टाउ घटेगा तो R बढ़ेगा। क्लियर? तो बेटा ये क्या निकल के आ गया हमारे पास? प्रतिरोध की निर्भरता है, किन किन राशियों पर प्रतिरोध जो होता है वो निर्भर करता है। क्लियर बेटा? देख लीजिए इसको। आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि R इक्वल टू होता है ml/ne²A। ये इसमें राशि दिखाई दे रही है उन सब पर निर्भर कर रहा है। ऊपर वालों के कैसा है? समानुपाती है, नीचे वालों कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। आप बना के लिख सकते हैं डायरेक्ट, कुछ मेहनत नहीं करनी, आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं दौड़ाना है। क्लियर बेटा? अब आगे देखिए बेटा, साफ कर दो इसको, देखो आगे। बेटा कुछ विशेष पॉइंट है हमारे पास, ध्यान दीजिए इधर। पहला पॉइंट है बेटा हमारे पास, नोट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, कि यदि किसी चालक तार को खींच करके
यदि किसी चालक तार को खींच करके उसका व्यास दुगना कर दिया जाए तो जो चालक का प्रतिरोध होता है वो n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। क्लियर है? देखिए लिखेंगे, यदि किसी चालक तार को खींचकर उसके व्यास को दुगना कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा बेटा? n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, सॉरी उसका व्यास। किसी चालक के तार को खींचकर उसके व्यास को n गुना कर दिया जाए। कितना बेटा? n गुना कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। तो बेटा R2 जो निकल के आएगा वो n स्क्वायर R1 निकल के आएगा। ठीक है, ये बड़ा बेटा हमारे पास निकल के आएगा। क्लियर बेटा? नंबर 2, अब बेटा दूसरा पॉइंट समझिएगा कि यदि कोई चालक तार है उसकी त्रिज्या को खींच करके 1/n गुना कर दिया जाए तो उस चालक का जो प्रतिरोध है वो n की पावर 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा? लिखेंगे, यदि किसी चालक तार की त्रिज्या को खींचकर 1/n गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध n की पावर 4 गुना बेटा n की पावर 4 गुना हो जाता है। देखिए बेटा इधर, तो R2 इक्वल टू आएगा n की पावर 4 R1। डेट्स क्लियर? तो बेटा ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए वो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे आपको प्रत्येक चैप्टर का न्यूमेरिकल कराया जाएगा, एक न्यूमेरिकल कराया जाएगा, इसलिए आप जुड़े रहें बिल्कुल। ठीक, तो R2 इक्वल टू रहेगा n की पावर 4 R1 होगा। तो बेटा ये हो गया हमारे पास चालक प्रतिरोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि चालक प्रतिरोध क्या होता है, किस तरह से डिफाइन किया जाता है, क्या इसकी विमा होती है। बेटा इसकी विमा तुम्हें याद रखनी है। विमा कितनी होती है बेटा? m1 L2 T-3 और a-2 कैसी राशि है? अदिश राशि है। मात्रा क्या होता है? ओम। ठीक है, ओम का साइन बताया मैंने आपको, या वोल्ट बटे एम्पियर होता है। तो R इक्वल टू B/I होता है। क्लियर बेटा? 1 ओम की परिभाषा पढ़ी हमने कि जब किसी चालक तार में 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर की धारा फ्लो होती है तो उस चालक का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होता है। अंतरराष्ट्रीय परिभाषा पढ़ी कि 1 mm स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले जिसकी लंबाई कितनी है बेटा? 10.63 सेंटीमीटर शुद्ध पारे का स्तंभ है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा जब उसका द्रव्यमान 0 सेंटीग्रेड पर 14.4521 ग्राम होता है। क्लियर बेटा? थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।